आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स। तो हम लोग शुरू करेंगे नेचुरल नंबर से, सारे के बेसिक्स देखेंगे और हम सारे नंबर को डील करते हुए इरेशनल नंबर्स तक पहुंचेंगे। तो जब भी हमने पढ़ना शुरू किया, काउंटिंग स्टार्ट किया, तो हमने कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट किया था? 1 से। 1 2 3 और जब जब हम आगे बढ़ते गए, हम ऊपर के क्लास में आए तो हमें पता चला कि ये जो नंबर्स की काउंटिंग है, ये इन्फिनिटी तक जाती है। तो इस सेट ऑफ नंबर्स को हम कंसीडर करते हैं और इसको बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और जब इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में हम एक और नंबर ऐड करते हैं, 0 को, इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में सिर्फ एक नंबर ऐड कर रहे हैं, 0, तो ये जो नया सेट बनता है, इसको हम सेट ऑफ होल नंबर्स बोलते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर क्लास में गए, हमें पता चला कि पॉजिटिव नंबर्स के अलावा नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो ये जो नेगेटिव नंबर्स को है, उसमें हम सेट ऑफ होल नंबर्स में कंसीडर करते हैं, तो वो हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाता है। कैसा बनता है देखते हैं। ये हो गया 0 और ये तो हमारा सेट ऑफ होल नंबर्स है, और जो हमारा नेचुरल नंबर्स है उसका नेगेटिव पार्ट को लेते हैं, तो ये जो नया सेट बनता है, ये हो गया हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद हमारे पास कुछ नंबर्स जो आते हैं वो फ्रैक्शंस में भी होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? डिफाइन करें तो इसका डेफिनेशन क्या है? p by q, the numbers of the form p by q, जहाँ की p and q are some integers and q is not equals to 0। क्यों 0 क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि कोई भी नंबर को हम 0 से डिफाइन करेंगे तो वैसा नंबर कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, अभी तक वैसा नंबर डिफाइन नहीं हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, किस टाइप का नंबर होगा। जैसे कि 2/3, यहाँ पे हमारे पास 2 भी इंटीजर है एंड 3 भी इंटीजर है, तो p by q के फॉर्म में बन गया एंड q is not equals to 0, so this comes under the set of natural numbers। फिर आ जाते हैं 1/4, -3/4, इस तरह के जितने भी नंबर हैं वो हमारे सेट ऑफ रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। और इस सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? q से। तो अब देखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ होल नंबर्स हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर के अंदर आता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल लेते हैं 1, तो 1 हमारा रेशनल नंबर के अंदर आता है कि नहीं? ये आता है, क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं और ये हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास 1 भी इंटीजर है एंड जो डिनोमिनेटर है वो भी इंटीजर है एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ये जो है हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर के अंदर आएगा। उसके बाद लेते हैं 2, 2 भी हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि इसको भी हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी तरह से किसी भी नेगेटिव नंबर को लेते हैं -3, तो ये भी हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स के अंदर आएगा, क्योंकि -3 को हम -3/1 लिखते हैं। अब 0 को भी हम 0/1 या फिर 0 को किसी भी नंबर से हम डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में आता है, क्योंकि p जो हमारा 0 है वो भी एक इंटीजर है एंड 1 भी हमारे पास इंटीजर है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, जो हमारा न्यूमरेटर है वो 0 हो सकता है। तो ये जो है q, ये हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हो गया। अब हमारे पास अब हम देखते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स क्या है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स जो है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट होता है, इसलिए QC लिखा है, Q कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट। इससे कुछ एग्जांपल्स हमने 9th क्लास में देखा था, √2, √5, √3, पाई, इस तरह के बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि इरेशनल नंबर्स हैं। इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में। तो जो ये पूरा हमारा रियल लाइन है, ये सिर्फ 2 ही नंबर्स पे डिवाइड होता है। एक तो हो गया Q, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। और जब इन दोनों सेट को हम यूनियन ले लें, इन दोनों सेटों को हम कंबाइन करते हैं, तो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स बनता है। तो ये होता है हमारा रियल नंबर्स। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियोस आप तक पहुंच सके। ये थ्योरम
ये कहता है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, मतलब कोई भी हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं ए एंड बी, तो उनके लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, तो उनके लिए दो इंटीजर्स मिलेंगे क्यू एंड आर, ये जीरो भी हो सकते हैं, नॉट जीरो भी हो सकते हैं क्यू एंड आर, ठीक है, पर वो दोनों यूनिक होंगे। सेटिस्फाइंग ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, मतलब कोई भी दो नंबर हमारे पास दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और आर की वैल्यू क्या होगी, आर को यहाँ पे हम रिमाइंडर टर्म बोलते हैं, तो रिमाइंडर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा एंड लेस देन बी होगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी दो नंबर ले सकते हैं, तो ले लेते हैं 3 एंड 2, तो यहाँ पे हम ए को ले लेते हैं 3 एंड बी को ले लेते हैं 2, तो अब देखते हैं इसके लिए हमें क्यू एंड आर इस तरह का मिलता है कि नहीं। सिंपल सा एग्जांपल है, छोटा एग्जांपल ले लिए समझने के लिए। तो ये तो हो गया 3, ए की जगह में 3, अब इसको इस फॉर्म में लिखना है, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस भी होना चाहिए, ठीक है, तो बी क्यू प्लस आर इक्वल्स टू ए होना चाहिए। तो बी तो हमारा 2 है, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास 1 रिमाइंडर बच रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास q क्या मिल गया, q इक्वल्स टू 1 एंड r इज ऑल्सो 1। अब ये जो q एंड r जो है ये यूनिक है, मतलब q इक्वल्स टू 1, 1 के अलावा q और कुछ नहीं हो सकता है, एंड r इक्वल्स टू 1, रिमाइंडर जो है 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता इसके लिए, 3 एंड 2 के लिए। इसका मतलब ये है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं 5 एंड 4, ठीक है, तो अब देखते हैं इसके लिए q, इसके लिए भी r एंड q सेम मिलेगा, तो कुछ और इसके लिए 3 ले लेते हैं ताकि आप लोगों को ना लगे कि एक ही चीज बार बार आ रहा है, ठीक है, तो a इक्वल्स टू यहाँ पे 5 ले लेते हैं एंड b इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं, तो देखते हैं इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हो गया 5 इक्वल्स टू b हमारा 3 है, इसको एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस हमारे पास 2 रिमाइंडर बचता है, और यहाँ पे रिमाइंडर की प्रॉपर्टी भी देखनी है कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है एंड लेस देन b होगा, b की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है, तो और इसलिए बड़ा नहीं होगा क्योंकि इसको एक बार कर लेते हैं उसके बाद मैं समझाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास q क्या है, 1 है एंड r इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, 2 हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड लेस देन 3 है। हाँ, अब मैं क्या बोल रहा था कि इसलिए ये बड़ी नहीं हो मैंने क्या बोला था कि जो r की वैल्यू है वो b से बड़ी क्यों नहीं हो सकती है, इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि अगर आप 3 और मान लीजिए 6 ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो है 6 एंड 3 ले लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 को हम 3 इंटू अगर 1 लिखें और रिमाइंडर 3 लिखें, मतलब अगर इस तरह से लिखें, ठीक है, रिमाइंडर इक्वल्स टू 3 लिखें, अब 3 देखिए यहाँ पे हमारे पास b के बराबर हो गया, b हमारा ये है और r भी हमारा b के बराबर है, तो ये नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 इंटू 2 प्लस 0, तो ये इस पे ऐड हो जाएगा, मतलब 3 प्लस 3 6, तो इसका मल्टीपल हो जाएगा, 3 का मल्टीपल हो जाएगा, इसलिए हम इसको जो ये इसका प्रॉपर्टी है r हमारा b से छोटा ही होगा, ठीक है, इसका ये लॉजिक है और कुछ नहीं है, तो ये चीज बस ध्यान में रखने का है, कुछ नहीं। हमने पढ़ा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अब हम उसी लेमा को यूज करेंगे किसी भी दो नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है, तो उस वो जो प्रोसीड्यूर है, मतलब जो तरीका है जिससे हम निकालते हैं एचसीएफ उन दोनों नंबर का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके, उस मेथड या फिर प्रोसीड्यूर को हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बोलते हैं, मतलब ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उसको हम फॉलो करते जाएंगे तो हम आसानी से किसी भी दो नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इसको लिखते हैं 2
obtain the HCF of two पॉजिटिव इंटीजर्स, ध्यान रखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स से C एंड D, C एंड D, ठीक है। फॉलो दी स्टेप्स, एक क्वेश्चन लेके हम स्टेप्स बताते जाएंगे, आप उसे फॉलो करते जाइए, अच्छे से समझ जाइएगा तो आप HCF निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं फिर उसी को हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं 4, 55 एंड 42। ये एग्जांपल आपका बुक में भी दिया हुआ है, तो इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप क्या है, मतलब सबसे पहले ये स्टेप तो नहीं है, ये बस जो काम आपको पहले करना है वो है हमारे पास हमेशा C को बड़ा लेना है D से, मतलब कोई भी दो नंबर का HCF दिया हुआ हो तो बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा जो C है उसको बड़ा वाला नंबर लेना है। अब C एंड D पे हम लगा देंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। स्टेप 1 क्या करेंगे, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू C एंड D। इस चीज को लिख लेते हैं, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू C एंड D, ठीक है, इतना ही लिख देते हैं। तो क्या होगा, आपको एक Q एंड R मिल जाएगा, तो देन वी विल गेट यूनिक Q and R such that C is equals to DQ plus R। वहां पे A एंड B था, यहाँ पे हमने C एंड A एंड B था, यहाँ पे हमने C एंड D ले लिया है, क्योंकि बुक में भी है तो आप लोग को फॉलो करने में आसानी होगा, ठीक है। तो R की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन D, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला स्टेप है, तो इसको इस पे अप्लाई करके देखते हैं कैसे होता है। फर्स्ट स्टेप हम C एंड D पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे, तो 455 एंड 42 पे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है देखते हैं। तो पहला काम क्या करना है, C इज ग्रेटर देन D लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम C को ले लेते हैं 455 क्योंकि ये बड़ा है, एंड D को हम ले लेते हैं 42। अब इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा देते हैं। तो अब इसमें आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कितने बार में जा रहा है। तो 42 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 35 रिमाइंडर बच रहा है। ये आप नोट करके ऐसे करके लिख के देख सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो। 42 इंटू 10 तो ये हमारे पास 420 बच रहा है। अब इसमें आप 35 करेंगे तो ये हमारे पास 455 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 35 है ये हमारा रिमाइंडर टर्म है, तो इसको उसी फॉर्म में लिख देते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में। मतलब ये हमारा 455 हो गया, ये हमारे पास C है इक्वल्स टू D जो है हमारे पास 42 है इनटू कितना लेंगे हम 10 प्लस रिमाइंडर टर्म हमारे पास कितना है 35, ठीक है। अब एक काम करिए, ये वाला टर्म है इसको हमेशा सर्कल करते चलिए, क्यों कर रहे हैं ये हम बताएंगे आगे में। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है, स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में हमें क्या करना है कि अगर R हमारा 0 हो जाता है, मतलब यहाँ पे अगर 0 हो जाता तो हम स्टॉप कर जाते हैं। इफ R इक्वल्स टू 0
तो यहाँ पे R0 नहीं होने वाला ही एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं क्योंकि आपको आगे का भी स्टेप्स समझा सकें। तो इफ R इक्वल्स टू 0 देन स्टॉप, ठीक है, स्टॉप एंड D इज द HCF, मतलब जो सर्कल किया था वो नंबर हमारा HCF होगा। D इज द HCF ऑफ C एंड D, ठीक है। अगर R 0 नहीं होता है, मतलब यहाँ पे 0 नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। इफ R इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन अप्लाई डिवीजन लेमा टू D एंड R, ठीक है। मतलब R 0 नहीं है, तो अब इन दोनों नंबर को C एंड D मान के हम इस पे डिवीजन लेमा लगाएंगे। मतलब ये हमारा जो C था वो D हो गया, और जो R था वो हमारा जो R है हमारा वो हमारा D, ये D हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उसके एग्जांपल में, जैसे हम C और D के लिए काम कर रहे थे, तो C1 को आप D1 को जो है आप C1 मान लीजिए। हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे D इक्वल्स टू C1 ले सकते हैं और R इक्वल्स टू D1 लिख सकते हैं, तो हमारा उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। मतलब C और D के फॉर्म में यहाँ पे C और D को C1 और D1 की तरह देखेंगे, और हम अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा C1 और D1 पे, ठीक है। तो C1 को हम ले लेते हैं, C1 को हम ले लेते हैं, C1 को हम ले लेते हैं 42, ठीक है, 42, एंड D1 को हम ले लेते हैं 35। अब इस पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 42 इक्वल्स टू 35, कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, और रिमाइंडर बचेगा 7, ठीक है। इसको फिर से यहाँ पे सर्किल बना लीजिए, ठीक है। अब स्टेप 2 हमारा पूरा हो गया। अब स्टेप 3 क्या है हमारा, स्टेप 3, स्टेप 3 पे कंटिन्यू स्टेप 2, मतलब स्टेप 2 को हमें करते जाना है। मतलब R चेक करना है, R 0 आया कि नहीं, 0 नहीं आया तो आगे बढ़ना है, अगर 0 आ गया तो स्टॉप करना है। R 0 आ गया तो फिर से हम इसी स्टेप को फॉलो करेंगे। तो R हमारा 0 नहीं आया तो हम इसी स्टेप को फिर से फॉलो करेंगे। हमारा इस क्वेश्चन में भी R 0 नहीं आया, ठीक है। कब तक स्टेप 2 को फॉलो करना है, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, until the remainder becomes 0, until the remainder becomes 0, ठीक है। तो फिर से हम वही काम करेंगे जो काम हमने यहाँ पे किया। हम C2 को ले लेंगे, ये जो सर्किल वाला टर्म 35, एंड D2 हम ले लेंगे 7, ठीक है। थोड़ा सा इसको फोल्ड कर दे रहा हूँ ताकि कैमरे में पूरा पेज आए, ठीक है। तो फिर से इस पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 इक्वल्स टू 7 इंटू कितने बार में जाएगा 5 प्लस 0, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो इसको सर्कल कर देना है, ठीक है। अब इस सर्कल क्यों कर रहे थे वो मैं बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये जो सर्कल टर्म था यही हमारा HCF देगा। मतलब जहां पे भी हमारा रिमाइंडर टर्म 0 आया तो ये सर्कल वाला टर्म ही हमारा HCF देगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो 7 है, ये हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था 455 एंड 42, इसका HCF तो है, ठीक है। तो इसको लैंग्वेज में इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं, सिंस वी obtained remainder equals to 0 equals to 0, therefore
HCF of 455 and 42 is 7 हमारा 455 एंड 42 का HCF हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है, आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारा 7 जो है HCF हमारा 35 एंड 7 का भी होगा, ठीक है। उसी तरह से 7 जो है हमारा HCF 42 एंड 35 का भी होगा, और इसका तो है ही, ठीक है। तो जितने भी स्टेप्स में हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाया, जितने भी स्टेप्स लगाए, यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेप्स है, वो सभी का जो ये फाइनल वाला जो HCF है वो सभी का HCF होगा, मतलब इस सिस्टम का पहले, मतलब जो हमारा CD का, C1D1 का, C2D2 का, इस तरह से और स्टेप चलता तो उसका भी होता। जो फाइनल, जो हमारा जिस टर्म में हमारा 0 बचा, उस टर्म का जो हमारा फाइनल यहाँ पे जो D का वैल्यू आया वो सभी का HCF होगा, ठीक है। अब कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।